Where did I लगाओ tax? So on futures and options, you've increased. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपने सुना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मिडिल क्लास के लिए थोड़ी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एलिट क्लास के लिए। और वैसे भी जिस तरह के कंसल्टेशन पेपर्स रखे जा रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी आपको सुनने मिलेगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक एक लॉट 20-20 लाख 30-30 लाख का हो गया है, ताकि एक नॉर्मल आदमी जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर ही नहीं सके। आप मुझे एक बात बताइए, किसने कहा ये कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो सिर्फ एलिट क्लास के लिए है या वो सिर्फ बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है? ये कैसा माइंडसेट है? अगर कोई भी तरह का बिजनेस हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बाय द वे मैं आपको बता दूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है उसमें जो भी काम करता है रेगुलरली, उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम या लॉस जो भी हो वो बिजनेस इनकम में आती है। ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट का प्रावधान है, जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो भी हमारी इनकम होती है वो बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल होती है, ना कि एक स्पेक्यूलेशन की तरह। और इसीलिए वहाँ पे डीम्ड इनकम वाला क्राइटेरिया भी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो भी टर्नओवर है आपका, आप मान लीजिए कि मिनिमम उसका 6% आपकी इनकम है और उस पर जो टैक्स आता है वो भर दीजिए, तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं आपकी इनकम उससे कम हुई है तो आपको उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये क्लियरली हमारी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया है और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो इनकम है या जो लॉसेस है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस इनकम है, तो ये कौन सा रूल आ गया हमारी कंट्री में कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े हैं वही कर सकते हैं, या जो बहुत रिच लोग हैं, अल्ट्रा रिच लोग हैं, वही कर सकते हैं और गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। मैंने जो अभी आपको दिखाया उसमें जो आपको कहा मैंने कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या मिडिल क्लास के लिए है। इसके अलावा भी इन्होंने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा था, आगे जब आप ये पूरा यूट्यूब करके आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने ये बोला था कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मिडिल क्लास के लिए होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन कम्स विद द रिस्क, और इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो रिस्क के साथ आता है, तो मिडिल क्लास वालों के लिए ये सही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर तो देखिए एक चेहरा है, इसके पीछे पूरी की पूरी गवर्नमेंट की सोच है। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना रिस्क के आता है? ऐसा एक बिजनेस बता दीजिए मुझे जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत सारे बिजनेस मैंने स्टडी किए हैं, पहले प्रैक्टिसिंग भी था मैं, और काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा के सीए बनाया है। और आज की डेट में मैं काफ़ी साल से फुल टाइम स्टॉक मार्केट में हूँ। बिजनेस एनालिसिस करना मेरा रोज का काम है। मुझे आज तक ऐसा कोई एक बिजनेस नहीं मिला जिसके अंदर रिस्क नहीं हो। रिस्क तो हर बिजनेस में है। और जिस सिटी में मैं रहता हूँ, सूरत में, सूरत इज़ अ टेक्सटाइल हब एंड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड के व्यापारियों से तो मेरा कोई ज़्यादा लेना देना रहा नहीं है, लेकिन हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके बिजनेस मैंने बहुत स्टडी किए हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। आप मुझे ऐसा कोई भी टेक्सटाइल का बिजनेसमैन बताइए जो बिना लोन के काम कर रहा हो। लोगों ने करोड़ों रुपए की ओवरड्राफ्ट और सीसी फैसिलिटी ले रखी है, जिसपे वो ब्याज चुकाते हैं हर साल, और वो पैसा वो बिजनेस में यूज करते हैं। और अगर वो जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर उनका नेट प्रॉफिट होता है परसेंटेज वाइज, तब जो गैप बचता है वो उनके लिए गेन होता है। तो वो लोग अगर 9-10% ब्याज पे बैंक से पैसा उठाते हैं तो सामने वो 15-20% 30% कमाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है? रिस्क तो यहाँ पे भी है ना। अगर सेल्स बराबर नहीं हुई तो बैंक तो इंटरेस्ट लेगी। तो रिस्क हर बिजनेस में है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस जिसके अंदर रिस्क नहीं होता है। अंबानी, अडानी, ये लोग भी जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें भी रिस्क है। अडानी का तो सब जानते हैं कि जब इसका शेयर प्राइस 4,000 से 1,000 आया था कुछ ही हफ्तों में, उस टाइम, कुछ ही हफ्तों भी नहीं, कुछ ही दिनों में, उस टाइम पे सबसे मेन रीजन यही था कि इसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई था, मतलब इसने बहुत लोन ले रखी थी। ठीक है। और जब हिंडनबर्ग ने इसका नेगेटिव न्यूज फैलानी शुरू की तो धड़ाम से शेयर गिरा। तो उसका सबसे मेन रीजन ये था क्योंकि वो बहुत हाई डेट में था, और आज भी है हाई डेट में। तो क्या अडानी पे कोई रिस्क नहीं है? क्या अंबानी पे कोई रिस्क नहीं है? रिस्क हर एक बिजनेसमैन पे है।
जो भी बिजनेस आप करोगे वहां पर रिस्क होता ही है, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी रिस्क होता है। तो ये कह देना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मिडिल क्लास वालों के सही नहीं है क्योंकि वहां पर रिस्क है, ये सिर्फ आपको फुद्दू बनाया जा रहा है। जो मिडिल क्लास वाले चैनल देख रहे हैं, आप लोगों को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं है। देश की जो तरक्की होने वाली है आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया फास्ट ग्रो करेगा, ऑलरेडी कर रहा है, और आने वाले 10 साल में इंडिया बहुत आगे निकलेगा। और बड़े लोग जो हैं वो चाहते नहीं है कि एक मिडिल क्लास, एक लो मिडिल क्लास इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। तो जहां जहां इसमें पार्टिसिपेशन करके बड़ा पैसा बन सकता है, वहां वहां के दरवाजे आप जैसे लोगों के लिए बंद किए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, हाँ, बट मेरे पास इतना है कि कल को सरकार 30 लाख का भी लॉट कर देती है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, आई कैन स्टिल प्ले विद दैट। बट जो लोग आज बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी खुद के घर में भी नहीं रह रहे हैं, जो रेंटल स्पेस में रह रहे हैं, जिनकी सैलरी या बिजनेस इनकम वो जो भी करते हैं वो 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इनफैक्ट जो 5-6 लाख भी कमा रहे हैं उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हो जाएंगे, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और ये 100% आएगा। मैं इस चीज के खिलाफ इसलिए हूँ बिकॉज हर चीज के लिए एक फेयर प्ले होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन रख रहे हो इंडिया में, तो हर एक इंसान को राइट होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने का। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हो कि बिना नॉलेज के हम किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। सो व्हाट यू कैन डू कि आप इसकी एग्जाम रख सकते हो कि भाई 5 महीने 6 महीने का कोर्स होगा, वो कोर्स आपको करना पड़ेगा, फिर आप उसकी एग्जाम दोगे, वो एग्जाम आप क्लियर करोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको अपडेट करना पड़ेगा ब्रोकर के पास, तब जाके ब्रोकर आपके F&O की लिमिट ऑन करेगा और आपको F&O करने देगा। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, NISM करके एक इंस्टीट्यूट है जो सेबी से कनेक्टेड इंस्टीट्यूट है, एफिलिएटेड है। NISM में इक्विटी डेरिवेटिव का एक कोर्स आता है, वो कोर्स करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेशन मिलता है। मेरे पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेशन है, उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन है तो आप प्रोप्राइटरी डेस्क पे काम कर सकते हो इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे, दैट इज द रूल। तो क्या आप ऐसा कोई कोर्स सभी पूरी जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं कर सकते हो कि भाई अगर आपको F&O में काम करना है तो पहले आप F&O की नॉलेज लीजिए। उस कोर्स में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की हैजिंग की पूरी नॉलेज मिलती है, तरह तरह के स्प्रेड होते हैं, किसमें क्या रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है, वो सब पता चलता है हमें। तो वो कोर्स करने के बाद अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो डेफिनेटली ही नोज द रिस्क कि भाई वो क्या कर रहा है, लाइक दैट। इट इज अ नोन रिस्क, फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई अननोन रिस्क नहीं है। तो ये टोटली इसका लॉट साइज इतना बढ़ा देना जो ये लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मल आदमी के रीच से बाहर चला जाए, ये टोटली गलत है। अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप सबके लिए बंद करिए। आप ऐसा कुछ करिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम हो ही नहीं सकता, इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होगा, पर वो आप करोगे नहीं क्योंकि आपको जो फिरंगियों के पैसे आ रहे हैं वो आपको काफी प्यारे हैं, आप उसको जाने नहीं दे सकते। जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, उनको आप हैजिंग करने से रोकना नहीं चाहते हो क्योंकि अगर आप हैजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन हटाओगे तो वो हैज नहीं कर पाएंगे, वो हैज नहीं कर पाएंगे तो वो अनलिमिटेड लॉस पे खड़े रहेंगे। वो आप करना नहीं चाहते हो, उनको आप यहाँ से भगाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप आम आदमी को बाहर निकाल रहे हो। देखो दोस्तों, मैं एक खुद फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं डिलीवरी में भी ट्रेड करता हूँ और रिसेंटली मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। बिलीव मी, डिलीवरी का जो ट्रेडिंग है मेरा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से ज़्यादा ही होता है। नॉर्मली मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में साल में 1 या 2 ही बार पोजीशन बनाता हूँ, जब मुझे सही में लगता है आने वाले 4-5 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं मार्केट के, तभी बनाता हूँ। लेकिन मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन की पूरी नॉलेज है, बहुत लोगों को मैंने सिखाया है, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर सही तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का कंबाइन यूसेज किया जाए तो आपका रिस्क जो होता है वो डिलीवरी लेके बैठने से भी कम होता है। यस, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पता होता है कि आपका कैपिटल कभी भी 100% डूबेगा नहीं अगर आप हैच करके चल रहे हो। तो डिलीवरी में अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सही इस्तेमाल किया जाए ना, तो वहां पे रिस्क आपका डिलीवरी से भी कम होता है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने से मार्केट ओवरहीटेड है और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और इस बुल रैली में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी जितनी भी पोजीशन है वो सब हैजिंग के साथ चल रही है।
मैं पिछले 3 महीने से 100% लॉन्ग हूँ और 130% शॉर्ट हूँ। मतलब मैंने अपनी पोजीशंस को ऑप्शंस के साथ हेज कर रखा है, फ्यूचर नहीं, मेरी जो डिलीवरी की पोजीशंस है उसी को मैंने पुट ऑप्शंस के साथ हेज कर रखा है, लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शंस के साथ, जिनकी वैलिडिटी 6 महीना, 9 महीना, 1 साल होती है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है मैं दूसरों से थोड़ा कम कमाता हूँ, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो मुझे लॉस नहीं होता है, बहुत नॉमिनल लॉस होता है। ये पॉसिबल है ओनली ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, जो मैंने डिलीवरी और ऑप्शन में कॉम्बिनेशन सेट किया है, यही कॉम्बिनेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेट हो सकता है, डिपेंड्स जिसको जैसा करना हो। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा प्रीमियम होता है, जो एक्सपायरी तक स्पॉट के साथ मैच हो जाता है, तो आपको प्रीमियम की मार पड़ती है। और अभी मैं कोई लिवरेज पोजीशन लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने फ्यूचर के साथ हेज नहीं करके डिलीवरी के साथ हेज किया है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि आप ऑप्शन का सही इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो, अपने रिस्क को लिमिटेड रख सकते हो आप, लेकिन वो डिलीवरी में पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट गिरेगा तो डिलीवरी में 20, 25, 30, 40%, 50% कितना भी लॉस आपके कैपिटल का हो सकता है। तो ये कहना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कम्स विद रिस्क, तो मैं ये बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कम्स विद द रिस्क, बट डिलीवरी इन्वेस्टमेंट्स आल्सो कम्स विद द रिस्क, एंड दैट रिस्क कैन बी हायर देन फ्यूचर एंड ऑप्शन रिस्क इफ अगर आपने हेजिंग वहां पे भी नहीं किया तो वो रिस्क फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह वो भी हाई रिस्क हो जाएगा आपका। मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा जरूर। उस वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि किस तरह से आप इस बुल रन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और निफ्टी को अपने टॉप बनाने तक राइड कर सकते हो। उसमें मैंने आपको क्लियर फ्यूचर एंड ऑप्शन की हेजिंग बताई थी। बहुत ही सिंपल सी हेजिंग थी, फ्यूचर को पुट ऑप्शन से हमने हेज किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन लिए थे, तो उनमें थीटा डीके स्लो हो जाता है, तो आपको एक कंपिटिटिव एज मिलती है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लॉट पे अगर हम करते हैं तो 15-20 हजार से ज्यादा का रिस्क है ही नहीं आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। तो 3 से 4 महीने के लिए अगर 15-20 हजार से ज्यादा का आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, और आप 6 से 7 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट की चीज लेकर के बैठे हो, इससे ज्यादा सेफ गेम कौन सा हो सकता है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि मिडिल क्लास वालों के लिए रिस्क रहेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 100 बात की एक बात है, पिछले 2-3 साल में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो पैसा कमाने लगे हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी लॉस करवा रहे हैं वो। ये चीज इन बड़े लोगों से हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये सब गेम किया जा रहा है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ये लोग बाहर कर दे इस गेम से और वो अपने हिसाब से ये गेम को खेल सके। बिकॉज जब तक रिटेलर लॉस कर रहा था अच्छा खासा, तब तक कोई ये चीजें लेकर के नहीं आ रहा था कि भाई हमें रिटेलर की चिंता है। जब पिछले 2-3 साल से रिटेलर भी ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाने लगा, तब इनको रिटेलर की चिंता हो रही है सबको। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, सेबी का डेटा आया है, एनएससी का डेटा आया है, सेबी का डेटा ये कहता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, 10 में से केवल 3 ही ट्रेडर कमाते हैं और 60 ट्रेडर लॉस करते हैं। जिनको नहीं पता है बता दूं, ऐसा एक डेटा अभी आया था थोड़े दिन पहले कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वालों में 10 में से 3 ट्रेडर ही कमाते हैं, 60 ट्रेडर लॉस करते हैं। नाउ अब इधर ध्यान से सुनिएगा, 10 में से 3 ट्रेडर कमाते हैं, मतलब 30% ट्रेडर्स कमा रहे हैं। आई वॉज तो शॉक्ड टू सी दिस डेटा, बिकॉज मुझे तो यही था कि इंट्राडे में कोई कमाता ही नहीं है, मुश्किल से इंट्राडे में 10 में से कोई आधा आदमी कमाता होगा, 0.5% जैसा। बट जब पता चला कि 30% लोग कमा रहे हैं इंट्राडे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ एक जिसको इंट्राडे आता नहीं है, राइट। मैं हमेशा उसका अपोज करता था, बट अगर 30% लोग कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इंट्राडे में भी पैसा बनता है, और ये डेफिनेटली सीखने जैसी चीज है। ठीक है, तो 30% लोग इंट्राडे में पैसा कमा रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है 70% लोग लूज कर रहे हैं। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि कॉइन का दूसरा साइड देखिए कि 30% लोग कमा रहे हैं। दोस्तों 30% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एंड इट्स अ वेरी गुड नंबर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, खाली 10% स्टार्टअप ही चलते हैं। तो स्टार्टअप भी फिर खराब है। अगर सिर्फ 10% ही सक्सेस हो रहा है, 90% फेल हो रहे हैं, तो बंद करवा दो स्टार्टअप्स की, कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता है जब मैं पढ़ता था और जब मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को सीए का कोर्स, 8 से 10% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता था सीए का कभी भी। 80-90% बच्चा फेल होता था, फिर धीरे धीरे रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव किया, अभी भी 14-15% ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। उससे ज्यादा लोग सीए नहीं बन पाते हैं एक ही रिजल्ट में। ठीक है, फिर वो देते देते अटेम्प्ट देते देते धीरे धीरे निकलते हैं कई लोग, लाइक दैट। तो मैं तो रैंक होल्डर था सीए में, और मेरे अंडर में कम से कम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव बिकम सीए अंडर माय कोचिंग।
सो आई नो दैट दिस प्रोफेशन वेरी वेल कि यहाँ पे 10% से ज़्यादा लोग पास नहीं होते थे। तो आप सीए का कोर्स भी बंद करवा दो क्योंकि 90% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। अच्छा सीए तो चलो फिर भी जाने दो, आईएएस की एग्जाम तो आप सबको पता है कितने कम लोग बन पाते हैं, कुछ आई थिंक 100 में से 1 जन बनता होगा या पता नहीं कितने, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। क्यों करवा रखी, उसको भी बंद कर दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि आप हर चीज बंद करते जाओगे आम आदमी के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो लोग कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। पिछले जो 4-5 साल चले हैं इसमें मैंने 2-3 महीने काफ़ी सारे प्रोप्राइटरी डेस्क भी विजिट किए थे जहाँ पे प्रोफेशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। एंड आई एम टेलिंग यू वो प्रोप्राइटरी डेस्क पे जो लोग काम कर रहे हैं वो रिटेल ट्रेडर्स ही हैं एंड दे आर वर्किंग सो प्रोफेशनली। एंड जो तैयारी होती है उनकी, जो मार्केट की रीडिंग है उनकी, डेली न्यूज़ की जो जानकारी वो लोग रखते हैं और जिस तरह के स्प्रेड्स वो डिज़ाइन करके जिस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह के इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ रिमार्केबल। और वहाँ पे भी सब नहीं कमाते। अगर 40 लोग बैठे हैं प्रोप्राइटरी डेस्क पे तो 40 में से 10 ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं, पर वो यूजली प्रॉफिटेबल होते हैं। और बाकी के जो 30 हैं उनमें से 10-15 तो 1-2 साल मेहनत करके निकल जाएंगे कि भाई हमारा लॉस हो रहा है, छोड़ो हम नहीं करते, अपने जॉब ही कर लेते हैं। बट रिमेनिंग 15 जो हैं वो भी करते करते सीख जाते हैं एंड वन डे दे बिकम प्रॉफिटेबल। सो कोई भी चीज आप ऐसा नहीं कर सकते हो डेमोक्रेसी में कि ये कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है बिजनेस और बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये सब फालतू बातें हैं। बेसिकली होता क्या है ना, देयर इज अ मैट्रिक्स। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे सेमिनार्स में बोलता हूँ मैं, जो मेरे फ्री सेमिनार्स होते हैं उनमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज अ मैट्रिक्स, राइट। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि हम स्टॉक मार्केट का काम कर क्यों रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं, हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो उसकी शुरुआत मैं ऐसे करता हूँ कि देयर इज अ मैट्रिक्स, वी नीड टू ब्रेक दिस मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें स्कूल में डाल दिया जाता है 4-5 साल के होते हैं। आजकल तो प्ले ग्रुप से है, मतलब 2-2.5 साल का बच्चा होता है तभी से डाल देते हैं। तो बेसिकली हमें स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में हमें पूरे टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ जो सिखाई जाती है वो एजुकेशन नहीं है, सबसे ज़्यादा हमें सिखाया जाता है डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। वहाँ पे एक टीचर होती है विच एक्ट्स लाइक अ बॉस, ओके। वो टीचर बोलेगी उठ तो उठ, वो टीचर बोलेगी बैठ तो बैठ, वो टीचर बोलेगी कि प्लेग्राउंड पे जाओ खेलो, उतनी देर ही खेलना है, फिर आ जाओ। मतलब हर चीज के लिए एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स में हमें बांध दिया जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर तुम रूल्स ब्रेक नहीं करोगे दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, एंड इफ यू आर ब्रेकिंग द रूल्स दैट मीन्स यू आर अ बैड स्टूडेंट। अब आप सोचोगे कि ये इतना पढ़ा लिखा इंसान जो है ये कैसी बातें कर रहा है। दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने सिस्टम को अच्छे से देखा है, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, इसीलिए मैं इसको ज्यादा अच्छे से जानता हूं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं जान पाएंगे, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि जब तक आप कूदोगे नहीं पानी में तो तैरना कैसे सीखोगे, और जब आप पानी में उतरोगे तभी पता चलेगा कि उनमें भी क्या परेशानियां होती है। तो वैसी बात है, जो पढ़ लिख लेता है ज्यादा, जो इस सिस्टम को अंदर से पूरा देख लेता है एजुकेशन सिस्टम को, वो बता सकता है एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेजोरिटी जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, मैं यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें सिखाया जाता है डिसिप्लिन में रहना। और जो आपने पढ़ा है एजुकेशन में, आप जरा खुद चेक कर लीजिए उसमें से कितनी चीजें आपको काम आ रही है आपकी लाइफ में। आपने अगर 100 चीज पढ़ी है तो मुश्किल से 1 या 2 ही चीजें जो आपको काम आ रही होगी आपकी लाइफ में। और ज्यादातर केसेस के लोगों के केसेस में तो आपने जो भी पढ़ा है आप काम कुछ और ही कर रहे हो, उसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। जस्ट चेक इट एंड इफ आई एम रॉन्ग कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पढ़ाई तो ठीक है, वो लोग जनरली जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट्स ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ओके। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल में एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं, स्कूल में एम्प्लॉयज क्रिएट किए जा रहे हैं। बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स इन्हें ज़्यादा चाहिए नहीं, इन्हें एम्प्लॉयज ही चाहिए। इन्हें चाहिए कि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में काम करने वाले जो लोग हैं हमें वो पैदा करने हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट आइडेंटिटी आउट ऑफ यू, दे वॉन्ट टू क्रिएट आइडेंटिटी आउट ऑफ यू। किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को सीए बनाना है, किसी को एमबीए बनाना है। क्यों करना है ऐसा? क्या ताकि ये हमारी कंपनी के लिए जॉब करे। उसके लिए हम इसको उतना पैसा दे देंगे जिससे कि इसका घर चल जाए, ये एक घर वर खरीद ले, एक आधी कार वार खरीद ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले और फिर ये मर जाए।
दैट इज द मैट्रिक्स बेसिकली, कि आप पढ़िए, आप जॉब करिए, आप कमाइए, उतना ही कमाइए जिससे आपका घर चल जाए, जिससे आपकी नीड्स पूरी हो जाए, बेसिक लग्जरी आपको मिल जाए, फिर आप एक दिन मर जाइए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द विशियस सर्कल जिसमें हम फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिनको जॉब करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गया है, आई एम गिविंग यू अ गारंटी, 80% लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर अर्निंग, आपकी जितनी भी अर्निंग है, आप अपनी लाइफ से खुश नहीं होगे। आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज खा रही होगी, और वो होगी आपका टाइम फ्रीडम, कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। मेरा दिन का 12 से 15 घंटा नौकरी में चला जाता है, और सैटरडे संडे मिलता है, वो भी सैटरडे संडे सबको नहीं मिलता है। कुछ आईटी सेक्टर है या कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है जो लोग सैटरडे संडे ऑफ देते हैं, बाकी लोग तो यहाँ सैटरडे को भी जॉब पे जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को एक संडे मिलता है, और वो संडे पेंडिंग वर्क, फैमिली लाइफ उनको देना पड़ता है, खुद के लिए किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है। दिस इज द विशियस सर्कल। अगर मैं गलत हूं तो स्टीव जॉब्स मरते समय ये नहीं बोलता कि मैंने इतना काम क्यों किया, जब मेरे पास सफिशिएंट पैसा आ गया था तो मुझे उस काम से बाहर निकल जाना चाहिए था, और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए था। स्टीव जॉब्स ऐसा नहीं बोलता अगर ये चीज होती तो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। लता मंगेशकर का भी एग्जाम्पल है, हालांकि वो जॉब नहीं करती थी, लेकिन उनका भी एग्जाम्पल है। उन्होंने भी ये क्लियरली बोला था कि उनकी लाइफ से वो खुश नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ दे फाइंड आउट दैट कि उन्होंने अपनी लाइफ उस हिसाब से नहीं जी जिस हिसाब से वो खुद जीना चाहते थे। उन्होंने उस हिसाब से जी जिस हिसाब से सोसाइटी उनको जिला रही थी। तो बेसिकली दिस इज द मैट्रिक्स जिसमें हम सबको फंसा के रखा जाता है, और इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही है। ये ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है। ग्लोबल लेवल पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने इस तरह से सिस्टम डिजाइन किया है कि एक आम आदमी जो है वो इस विशेष सर्कल में फंस के रह जाए, उसको हमें इससे बाहर नहीं निकलने देना है। दोस्तों, आप बोलोगे मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूं, इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है? तो अब उस पर आते हैं। अगर इस विशेष सर्कल से बाहर निकलना है तो उसको कैसे निकला जा सकता है? वो तभी निकला जा सकता है जब आपके पास इतनी वेल्थ हो जाए आपके पास कि आपको अब पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वेल्थ है वो आपको सफिशिएंट फिक्स इनकम या रॉयल्टी टाइप इनकम दे रहा है, जिससे कि आपका सारे खर्चे निकल जाते हैं, आपको बेसिक लग्जरी भी मिल जाती है, एंड यू डोंट नीड टू वर्क फॉर द मनी। Once if you don't have to work for the money, then you will do that type of work जो आपको पसंद है, और उतने टाइम के लिए जितना टाइम आपको पसंद है। तो दोस्तों, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे पास इतना पैसा हो कि उससे जो फिक्स इनकम आती है उसी से हमारे सारे खर्चे निकल जाएं और हम फ्री रहें, और हमें लाइफ में जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है हम उस पर फोकस कर सके, ना कि सिर्फ पैसा कमाने पे। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है सिर्फ एक ही तरीके से आज की डेट में, फॉर मिडिल क्लास, फॉर लोअर मिडिल क्लास, फॉर पुअर गाइस। मैं पैसे वालों की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक ही तरह से पॉसिबल है, बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और बाय ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इसमें भी नंबर 1 पे इन्वेस्टिंग आता है, बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर सही तरह से स्टॉक मार्केट पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 15-20 साल में एक ऐसा समय आ सकता है जब हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसीलिए मैं जो ऑफलाइन वर्कशॉप करवाता हूँ इन्वेस्टिंग का, उसका मेरा नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम वर्कशॉप। वो वर्कशॉप का मेन एम ही यही होता है कि 15 साल में, कोशिश है हमारी कि 15 साल में, 1-2 साल कभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 15 साल में हम हमारे पैसे को 100 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख का 10 लाख 10 टाइम्स हुआ, 1 करोड़ 100 टाइम्स हुआ, तो वो 1 लाख का 1 करोड़ कैसे हो सकता है? वो 10 लाख है किसी के पास तो वो 10 करोड़ कैसे हो सकता है? सो दैट इज द थिंग कि ओनली स्टॉक मार्केट है जो ये करके दे सकता है। और अगर गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट पे भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगेगी तरह तरह के, जिससे कि आम आदमी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो जो एकमात्र उम्मीद उसके पास है फाइनेंशियली फ्री होकर के अपने जीवन के कुछ साल
अपनी शर्तों पे जीने के लिए वो भी वो गंवा देगा और आप सिर्फ इस सिस्टम के लिए काम करते करते मर जाओगे। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको सही में फाइनेंशियली फ्री होना है या नहीं होना है। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से उनको जब टैक्स वसूलना है, उनके जो भी टारगेट्स हैं उनको वो फुलफिल करने हैं, तो वो तो हमारे ऊपर बर्डन डालेगी, आम आदमी पे भी डालेगी, अमीर आदमी पे भी डालेगी, गरीब पे भी डालेगी। लेकिन ये सब में अमीर तो ये बर्डन झेल लेगा, पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति ये बर्डन अगर झेलना तो पड़ेगा ही, पर फिर वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। सो बेसिकली ये जो विशियस सर्कल है इसको ब्रेक करने का एकमात्र तरीका है स्टॉक मार्केट। आप में से कुछ लोग बोलेंगे रियलिटी भी तो है। देखिए प्रॉपर्टी में जो होता है ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। आजकल 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। आप एक दुकान भी खरीदने जाएंगे एक अच्छी सी सिटी में अगर आप रहते हो, और एक दुकान भी आप खरीदने जाओगे तो आपको 30-35 लाख रुपए चाहिए, और हर एक आदमी के पास 30-40 लाख रुपए स्पेयर में नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी जो होता है वो एक अलग चीज है। हर एक आदमी प्रॉपर्टी में पैसा लगा के पैसे वाला नहीं बन सकता। लेकिन स्टॉक मार्केट में अब 250 रुपए की SIP भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, हर अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको ग्रोथ मिलती है, तो 15-20 साल में आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। इसलिए स्टॉक मार्केट पे जब इस तरह की चीजें होने लगेगी हमारे देश में, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कर कुछ नहीं सकते, हम अपनी राय रख सकते हैं। यस वी कैन डू व्हाट वी कैन डू। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द वोटिंग के नेक्स्ट टाइम जाकर के किसी और पार्टी को वोट कर देना, मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। बट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाएगी और हम उसको कुछ और तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मेरे वर्कशॉप में जो मैं करवाता हूँ कि जब आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है 4-5 साल इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का एक टाइम आता है, आप सही टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे मार्केट को कैसे टाइम करेंगे, सब होता है, उसके लिए थोड़ा मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है। 7-8 साल मार्केट में रहोगे, मार्केट की स्टडी करोगे, मार्केट को सोओगे, मार्केट को खाओगे, मार्केट को पियोगे, उठोगे तो मार्केट, बैठोगे तो मार्केट, जियोगे तो मार्केट, मरोगे तो मार्केट। जब आदमी मार्केट में बहुत ज्यादा घुस जाता है तब उसको पता चलता है कि खरीदी का बेस्ट टाइम क्या आ रहा है और बेचने का भी बेस्ट टाइम क्या है। ठीक है, 2020 में कोरोना वायरस के फॉल के बाद जब मार्केट रिकवर होने लगा था, तो लेट श्री राकेश झुनझुनवाला ने बोला था, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। और इन्होंने ये भी बोला था, अभी मैं बोल रहा हूँ पैसा लगाओ, तो अभी आप लोग लगाओगे नहीं, 5 साल बाद जब मैं बोलूंगा बेचो, तब आप लोग बेचोगे नहीं। तो बेसिकली जो मार्केट में रहता है, जिसमें एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, जिसको इस मार्केट के साथ लगाव है, वो धीरे सुस्ते सीख ही लेता है। तो देयर कम्स अ टाइम इन द मार्केट, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो 2-3-4 साल में आपका पैसा 5 गुना 7 गुना हो जाता है। जब एक बार आपका पैसा 4-5 टाइम्स हो जाता है, तो बहुत अच्छे खासे चांस होते हैं कि मार्केट में वापस एक बड़ा करेक्शन आएगा। उस टाइम पे हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कैपिटल मल्टीप्लिकेशन नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और कैपिटल प्रोटेक्शन आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते, 2 तरीके हैं बेसिकली, पर एक तरीका जो मार्केट में रह के आप अपना कैपिटल बचा सकते हो वो है आप अपनी पोजीशंस की हेजिंग करते हो, तो हेज करके। और हेज करने के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है, हेज करने के लिए फ्यूचर्स का इस्तेमाल होता है। पर अगर आपको F&O में एंट्री नहीं लेने देंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने 1 लाख रुपए लगाया तो वो 5 लाख हो गया 2-3 साल में, अब आपको लग रहा है मार्केट में करेक्शन आ सकता है, अब 5 लाख का आप हेजिंग कैसे करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑप्शन और फ्यूचर के जो लॉट ही है वो भी 20 लाख 30 लाख के करने वाले हैं, और ऑप्शन फ्री में नहीं आता है, उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। तो 20 लाख 30 लाख का प्रीमियम आप भरोगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा आपके 5 लाख के एसेट के लिए। ये वैसी बात हो गई कि आपकी कार 5 लाख की है, पर गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि अगर इंश्योरेंस चाहिए तो 20 लाख का लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे छोड़ो, इंश्योरेंस लेता ही नहीं। और फिर जब मार्केट में फॉल आएगा, 50% करेक्शन स्टॉक्स के हो जाते हैं, जब निफ्टी 20-23% करेक्ट होती है, तो आप ये देखोगे कि आपने जो 1 लाख डाल के 5 लाख किया तो वापस 2.5 लाख हो गया। सो दोस्तों, जो ऑप्शन होता है ना वो हेजिंग का टूल है। ये सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है और वो लोग इसको हेजिंग के टूल की तरह यूटिलाइज करते हैं अपने क्लाइंट्स की पोजीशन को हेज करने के लिए। ये दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स को भी पता है, ये हमारी करंट गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। वो आपको ये बोलेंगे इसमें रिस्क है,
आपको ये नहीं करना चाहिए। आप जाइए, आप 9 to 9 की जॉब करिए। 9 to 5 की जॉब तो इंडिया में होती नहीं है, 9 to 7, 9 to 8, 9 to 9 होती है। आप 9 to 9 की जॉब करिए, अपनी कमर तोड़िए, सैलरी कमाइए, उस पर हमें टैक्स दीजिए, तभी तो हम देश को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज हम आगे कैसे बढ़ाएंगे अगर आप F&O करने लग जाएंगे तो इसलिए F&O जो है अब आम आदमी के हाथ से जाने वाला है। अब जब ये सब कुछ रिवाइज होकर के आएगा कि बैंक निफ्टी का लॉट कितने का, निफ्टी का लॉट कितना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तभी मैं भी कोई डिसीजन ले पाऊंगा कि सही में इसमें काम करना है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है। जब ये हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी भी कोई तरीका है जिससे कि जिनके पास कम कैपिटल है वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज करके किस तरीके से ज़्यादा रिवॉर्ड कमाने के लिए, तब हम देखेंगे। बट फिलहाल आज का जो ये मेरा वीडियो है, हर वीडियो में जैसे कुछ ना कुछ लर्निंग रहता ही है। तो पहले तो डेफिनेटली अभी माहौल ऐसा है सब जगह पे, पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर बजट आया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अनप्लेजेंट हो रही है दोनों तरफ से। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द रूलिंग गवर्नमेंट, ऑल्सो अबाउट द अपोजिशन पार्टी। दोनों तरफ से बहुत सारी अनप्लेजेंट सी चीज़ें हो रही है। पॉलिटिक्स ने अपना जो स्तर है वो बहुत गिरा दिया है, बहुत ही घटिया लेवल की पॉलिटिक्स होने लगी है। देश के बड़े बड़े जो नेता हैं दोनों तरफ से, जिस तरह की लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मतलब देख के शर्मिंदगी फील होती है कि हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, यहाँ पे ऐसी सब बातें हो रही है। मतलब इट इज़ रियली वेरी हार्श। पार्लियामेंट में अलग अलग धर्म के भगवानों के फोटो दिखाए जा रहे हैं, उन पे कमेंट किया जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, इस तरह से आप रूलिंग में आना चाहते हो। तो आई रियली कंडेम ऑल दिस थिंग। एंड सिमिलरली फॉर रूलिंग पार्टी आई कंडेम अबाउट द वे यू आर इंक्रीजिंग द टैक्स एंड टैक्सिंग the middle class. This is not acceptable at all, and if they will keep doing this type of things, then definitely 2029 का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कहीं ऐसा नहीं होगा हंग पार्लियामेंट आ जाए और मिक्स गवर्नमेंट आ जाए तो सारे बुल रन जो है वो एक बार के लिए स्थगित हो जाएंगे। खैर, ये सब माहौल था, इसलिए इन पे भी डिस्कशन करना ज़रूरी है, चाहे किसी को अच्छा लगे नहीं लगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन सी गवर्नमेंट को वोट देता हूँ या मैं किसका फेवर करता हूँ, तो आई एम टेलिंग यू, मैं किसी का भी फेवर नहीं करता। मैं वोट किसको भी दूँ वो मेरा राइट है, और मैं बताऊँ नहीं बताऊँ वो भी मेरा राइट है। बट व्हेन आई स्पीक समथिंग इन पब्लिक, इट इज़ टोटली अनबायस्ड। इट इज़ नॉट फॉर बीजेपी, इट इज़ नॉट फॉर आम आदमी पार्टी, इट इज़ नॉट फॉर कांग्रेस। जो गलत है वो गलत है, मैं तो बोलूँगा जो मुझे गलत लगता है। और मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपकी राय मेरे से मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, आपका अपना व्यू हो सकता है, आपको अपनी फ्रीडम है अपने जजमेंट्स लेने के। सो यू हैव ऑल योर चॉइस। कमेंट बॉक्स है, कमेंट करना है तो करिए, आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं लर्निंग की। तो आज के वीडियो में लर्निंग क्या है? तो आज के वीडियो में जो है हम ये देखने वाले हैं कि क्यों ये जो टाइम है ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम नहीं है, एंड क्यों टेक्निकल जो चार्ट स्टडी होती है वो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में मार्केट में एक अच्छा वाला करेक्शन हमें देखने मिल सकता है, 15% का, 20% का, 25% का। देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दीजिए और पैसा साइड पे कर दीजिए, जब करेक्शन आए तब खरीद लीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी अपनी एक स्टडी है, और ऐसा नहीं है खाली मेरी स्टडी है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। हाँ, लेकिन जानते हैं पर हर एक आदमी डिस्क्लोज नहीं करता है, मैं करने वाला हूँ। तो ये मेरी अपनी एक स्टडी है, और मैं नॉर्मली इस प्रिंसिपल पे चलता हूँ स्टॉक मार्केट में कि पास्ट में जो हुआ था फ्यूचर में भी वही होगा, राइट? थोड़ा बहुत फर्क रहता है बट मोस्टली सेम रहता है। रीजन इज सेम बिकॉज स्टॉक मार्केट जो होता है, इट इज स्टॉक मार्केट क्या है? इट इज मास पब्लिक जो है उनका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो मास पब्लिक का जो बिहेवियर है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आज से हजारों साल पहले भी जो है जितनी भी जंग हुई है वो पैसों के लिए हुई है, वो जमीन के लिए हुई है, राइट? और फियर एंड ग्रीड जो है वो पहले जो था
आज भी इंसान में वही है, सिर्फ खाली लड़ने के तरीके बदल गए हैं लोगों के, और बाकी मेंटेलिटी जो है वो वही है। ह्यूमन बींग्स आर लाइक दैट ओनली। तो आज तक स्टॉक मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, आगे भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कई बार थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं टाइम टू टाइम। तो कई बार कुछ बुल रन प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, कुछ बेयर रन भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। कई बार हम जो बेयर रन एक्सपेक्ट करते हैं 12 महीने का, वो 3 महीने में ही हो जाता है। एंड समटाइम्स हम जो बुल रन एक्सपेक्ट करते हैं 4 साल का, वो 2 साल में खत्म हो जाता है। और कई बार हम सोचते हैं 4 साल तक बुल रन है, तो वो 7 साल तक भी चल जाता है। दोज ऑल थिंग्स आर देयर, बट ओवरऑल मार्केट जो है इट वर्क्स लाइक दैट ओनली। तो पास्ट डेटा की जो मैंने रीडिंग की है सिंस 2000 से लेकर के अभी तक की, वो मैं अब आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पेश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही टाइम पे किए थे 2020-2021 में, तो ऑलरेडी वो 4-5 टाइम्स हो चुके हैं। तो अगर वहां से 30% 35% तक का करेक्शन भी आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। 1 रुपए का अगर 4 रुपया हो गया और वो वापस 3 रुपए पे आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अब विजय केडिया भी अपने इंटरव्यू में इन दिनों बोल चुके हैं कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन जा सकता है। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसलिए मार्केट गिर जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, तभी करूंगा बिकॉज मार्केट इज ओवरहीटेड। तो जब विजय केडिया जैसा इंसान, इतना बड़ा इन्वेस्टर, क्लियरली ये बात बोल रहा है, अब आप ये भी सोच सकते हो कि ये लोग सब कुछ सही नहीं बोलते हैं स्टेज पे आके, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना विजय केडिया सर को देखा है, ही इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स की जो मन में है वो मुंह पे है, वो क्लियरली बोल देते हैं। इज नॉट वन की जो आकर के इधर कुछ अलग बोलेंगे और अपने डीमेट अकाउंट में कुछ अलग कर रहे होंगे। एंड वैसे भी ये लोग आजकल स्क्रिप्ट तो शेयर करते ही नहीं है, सेक्टर वाइज डिस्कशन करते हैं, मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। तो उन्होंने ये ओवरव्यू दिया था और मेरा भी उसके साथ अलाइन होता है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। वी मे सी 15 to 25% करेक्शन इन कमिंग मंथ्स इन द मार्केट। व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट, चलिए आइए देखते हैं चार्ट्स पे कि क्यों ऐसा हो सकता है। आइए, तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के थ्रू हम ये मेजर करेंगे कि मार्केट में कब कब बढ़िया वाला करेक्शन आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चार्ट मंथली चार्ट है, बिकॉज मंथली चार्ट जनरली फेक सिग्नल नहीं देता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम मंथली चार्ट ही प्रीफर करते हैं। बॉलिंजर बैंड का ये इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ बैंड, अपर और मिडल और लोअर लाइन है, क्योंकि ये इंडिकेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए, तो इसलिए ये इंडिकेटर मैंने लगा रखा है। और एक और इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया है, RSI का इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया। अगर आप देखेंगे तो आपको RSI दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज RSI इंडिकेटर। अब ये RSI का जो इंडिकेटर है यही हमें बताएगा कि मार्केट में कब कब बड़ा करेक्शन आता है और कब हमें मार्केट में सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। ईयर 2001 से हम चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों आपके सामने ये ईयर 2003 आ गया है, और ईयर 2003 के बाद एक बुल रन आया था मार्केट में। तो वहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी लगभग 700-800 पॉइंट की हुआ करती थी, और यहाँ से एक ये बुल रन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बुल रन 2003 से 2007 का चला था, जिसमें बार बार कुछ करेक्शंस आए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो RSI का जो फिगर है, ये 80 के ऊपर जब जब गया है, क्या तब तब कोई करेक्शन आया है क्या, हम वो चेक करेंगे। तो RSI जब भी 80 के ऊपर गई है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि RSI इधर 81.37 है। तो RSI इज अबाउ 80 राइट नाउ, और मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, मार्केट 3000 से भी ऊपर चला गया था, जो कि तीन साल पहले 800-900 के लेवल पे था, वो अब 3000 के ऊपर चल रहा था। तो ऑलरेडी मार्केट इज मोर देन 3 टाइम्स। तो ये जब RSI 80 के ऊपर गई, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मार्केट में
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक करेक्शन आया था मार्केट में, ठीक है। अब ये करेक्शन वैसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी खास नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज टर्म में ये करेक्शन कितना था, हम वो चेक करते हैं। तो बेसिकली ये जो कैंडल है इसका पहले हम टॉप देखेंगे, तो आप देखिए ये कैंडल का जो हाई है वो 3774 है, ठीक है। तो 3774 का हाई बनाया था मार्केट ने, ओके। और उसके बाद में अब आपको देखना है कैंडल का लो नेक्स्ट। ये जो कैंडल का लो है वो देखिए आप 2595 है। तो 3800 अप्रोक्सीमेट जो मार्केट था वो गिर के आपका आ गया 2600 से। 3800 से मार्केट गिर के आ गया 2600, यानी 1200 पॉइंट का फॉल हुआ था मार्केट में। 3800 में से मार्केट के 1200 पॉइंट चले गए थे। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ये 25% जैसा करेक्शन निकल के आता है। तो ये क्या है कि ये दो कैंडल ऐसे दिखने में लगती है छोटी सी, कह रहे इतना सा तो करेक्शन आया था, बट दैट वाज अ 25% करेक्शन दोज डेज एंड 25% करेक्शन इज नॉट लेस। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वापिस जब 80 के ऊपर गया तो क्या हुआ, चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इधर, अब ये 85.54 RSI आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, और ये 2007 का ईयर है जहाँ पे मार्केट लगभग 5000 से भी ऊपर जा चुका है। और एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो ये 80 के ऊपर गया, 80 के ऊपर जाकर के इधर मार्केट ने टॉप बनाया। ये कुछ 6250 के आसपास ये टॉप बना था, और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आ गया, बढ़िया वाला करेक्शन आया मार्केट में। ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू 10-12 महीने तक मार्केट गिरता रहा, ओवरऑल अराउंड 12 मंथ्स तक मार्केट गिरता रहा। और इस बार जो करेक्शन आया मार्केट का वो लगभग 6250 का हाई बना के मार्केट 2250 तक आया था। यानी अगर आप क्लियरली देखोगे तो 60% का फॉल निफ्टी ने 2008 जो लीमैन ब्रदर कॉलेप्स के नाम से जाना जाता है, हाउसिंग बबल के नाम से, निफ्टी ने 60% का करेक्शन दिखाया था। और इस टाइम पे भी जो हमारी निफ्टी थी उसकी RSI मंथली 80 के ऊपर थी। अगर इसके टॉप पे हम जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे 83.87 की RSI है। बेसिकली RSI उसके पहले 85 भी गई थी। तो मार्केट में जो 80 प्लस की RSI का मतलब ये नहीं है कि 80 प्लस आता ही मार्केट गिर जाएगा, वो वहां पे भी 4-5 महीने निकालेगा, बट दैट इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है, तभी उसकी RSI 84 पे गई है। और जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा चल जाता है तो टेक्निकली उसको करेक्ट होना पड़ता है, या ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ रीजंस बनते ही है कि जब मार्केट में करेक्शन आ जाता है। तो हमने देखा 2003 से 2007 में 2 बार ऐसा हुआ, जिसमें एक बार 25% का करेक्शन आया और दूसरी बार 60% का करेक्शन आया। अब देखते हैं वापिस मार्केट जो है 80 के ऊपर कब। तो अब ये आपके सामने 2014-2015 का पीरियड आ गया, आप देख सकते हैं। और 2014 एंड होते होते मार्केट की जो RSI है वो वापस 80 के ऊपर चली गई थी। तो जो 2007 में की एंडिंग में हमने देखा था, 2008 की जनवरी में मार्केट 80 के ऊपर ट्रेड किया था RSI उसकी, फिर 2014 की एंडिंग तक मार्केट की RSI जो है वो 80 के ऊपर ट्रेड करनी शुरू कर चुकी थी। और हमारी जो निफ्टी है वो लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो निफ्टी के, जहाँ निफ्टी ने टॉप बनाया, ये लगभग 9 हज़ार के आसपास का लेवल था। और यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ, और ये वापस ये जो करेक्शन है लगभग 1 साल तक ये करेक्शन चला। तो जो निफ्टी 9 हज़ार के आसपास टॉप बना रही थी 2014 की एंडिंग में, वो 6800 तक चली गई थी, यहाँ पे 6800 तक। मतलब 9 हज़ार की निफ्टी में 2200 पॉइंट का करेक्शन आया। तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे लगभग 24% जैसा, 23-24% जैसा करेक्शन दिया जब इसकी RSI 80 के ऊपर गई थी मंथली चार्ट पे। उसके बाद कोरोना वायरस का जो टाइम आया, वो कोई इतना मार्केट ओवरबॉट नहीं था, वो कोरोना वायरस की न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर गया था। ये कोरोना वायरस के टाइम पे हम देख सकते हैं मंथली RSI कोई ज़्यादा नहीं थी, 61.84 ही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि RSI जब 80 के ऊपर जाएगी करेक्शन तब उसके पहले नहीं आ सकता,
पहले भी आता है, लेकिन जब 80 के ऊपर गया है तो हर बार करेक्शन आया है। उसके पहले कोई गारंटी नहीं होती कि करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, बट 80 के ऊपर जब भी गया है तो हर बार करेक्शन आया है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 79.45 था, बट ये 80 नहीं हुआ था। 2021 नवंबर की बात है, मार्केट ने 18% का करेक्शन दिया था इसके बाद, बट ये 80 टच नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ। तो 80 जो है वो अभी वापस मार्केट कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए आपके सामने है। रिसेंटली मार्केट की RSI 81.4 चल रही है। मार्केट डेफिनेटली ओवर हीटेड है, एवरीवन नोज दैट 25,000 के लेवल पे मार्केट है। तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने नोटिस किया कि 2004 में मार्केट की RSI 80 के ऊपर गई थी, तब मार्केट ने 25% का करेक्शन दिया था, ठीक है। फिर 2007 एंडिंग या 2008 में बोलूँगा RSI 80 के ऊपर गई थी, तब मार्केट ने 60% का करेक्शन दिया। फिर 2014 की एंडिंग में RSI 80 के ऊपर गई थी, मार्केट ने लगभग 23-24% का करेक्शन दिया था। और अब हम यहाँ 2024 में है और RSI हमारी 81.4 के आसपास चल रही है। तो व्हाट नेक्स्ट, दैट इज माय क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं ना आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सारे शेयर्स बेच दीजिए, बस फ्रेश पैसा बचा के रखिए, डेट फंड में डाल के रखिए। कभी कोई बड़ी गिरावट आती है तब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपका पोर्टफोलियो 3-4 टाइम्स है तो ठीक है, एक बार 25% 30% गिर जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाने वाला इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट यस, अगर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो ये सोचने वाली बात है, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।